friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGR with All India rank 103. Today, we are going to discuss about Omicron and how it is differ or vary from the Delta variant of coronavirus. Okay. Yesterday we have already discussed a little about the Delta virus and the structure of coronavirus एंड द नॉर्मल वायरस के बारे में और क्या क्या एजेंसी इन्वॉल्व है इसकी इन सभी वायरस की स्टडी के लिए, क्या कैसे इनका वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में इनका कैटेगराइजेशन किया गया है और क्यों किया गया है, ये सब हमने कल वाले लेक्चर में सब अच्छे से पढ़ लिया था. आज हम फोकस करेंगे ओमिक्रॉन. तो ओमिक्रॉन जैसे कि एक नया वेरिएंट है, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है. तो क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ म्यूटेशन, कुछ वेरी किया है, इसने कुछ डिफरेंट है ये. तो शुरुआत करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर से. देखिए, कोरोना वायरस हो कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे मैंने एक बनाने की कोशिश की है जिसमें कि जो ऑरेंज स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हैं तो ये उसका एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है. उसके बाहरी लेयर है न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है, जो कि प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, एन से डिनोट कर रहे हैं. उसके भी बाहर है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, M से हम डिनोट कर रहे हैं. एट लास्ट देयर इज एनवेलप, अगेन प्रोटीन इन नेचर, दैट इज कोडेड विद E, एंड एट लास्ट these spikes are forming the spike protein, जो कि हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. स्पाइक प्रोटीन का बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका अटैचमेंट में वायरस का टू द होस्ट सेल, ठीक है. तो बेहद बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फॉर द वायरस, इस वायरस की लाइफ साइकिल के लिए. तो अब अगर हम थोड़ा सा इसके जेनेटिक मटेरियल को खोलने की कोशिश करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का क्या होता है, मैंने केवल इस पूरे स्ट्रक्चर में से केवल ये उठा के ये वाला पार्ट जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रखा है. लेंथ की बात करें कितना बड़ा है कोरोना वायरस का, तो वो होता है 30 किलो बेस का, ठीक है. 30 किलो बेस पे इसका मिलके बनता है, दैट मीन्स 30,000 बेसिस का, है ना. 30,000 बेसिस पाए जाते हैं इसके पूरे जीनोम में. काफ़ी लंबा, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा जीनोम होता है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इट रन्स फ्रॉम 5 प्राइम यूटीआर टू 3 प्राइम यूटीआर, ठीक है. इनिशियली यहाँ पे होते हैं दो ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है. ORF रिप्रेजेंट ओपन रीडिंग फ्रेम, 1A एंड 1B, ठीक है. ओपन रीडिंग फ्रेम 1A एंड 1B. इनका काम क्या होता है? अच्छा, पहले इसके स्ट्रक्चर हम पूरा पढ़ लेते हैं. उसके बाद पाया जाता है ये पूरा स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए जो जीन्स पाए जाते हैं उनके लोकस पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो सबसे पहले S स्पाइक प्रोटीन के लिए, फिर एनवेलप के लिए, फिर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, फिर न्यूक्लियोकैप्सिड के लिए. अब बात करें ORF प्रोटीन का क्या काम है. ORF प्रोटीन आर एक्चुअली कोडिंग फॉर द आपके कुछ पॉलीप्रोटीन होती हैं. अब आप लोग कहेंगे पॉलीप्रोटीन क्या होती है. पॉलीप्रोटीन आर नथिंग, दे आर सम विरुलेंस प्रोटीन, ठीक है. विरुलेंस प्रोटीन होती है और कुछ एक तो बहुत थोड़ी मात्रा में स्ट्रक्चरल उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मेन जो होती है वो विरुलेंस होती है, ठीक है. नेक्स्ट स्पाइक प्रोटीन. स्पाइक प्रोटीन वाला जो S प्रोटीन वाला जो रीजन है, इट कोड्स फॉर S1 एंड S2 डोमेन. मतलब दो तरह की प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन में पाई जाती हैं जिनको की नाम दिया गया S1 एंड S2, ठीक है. S1 जो है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का काम करती है. क्या करती है? जो ह्यूमन के लंग्स में जो एपिथेलियल सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है? ये रिसेप्टर पाया जाता है ACE2 के नाम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. ये रिसेप्टर की तरह काम करता है और इसके रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यही बनाता है. इस स्पाइक का ना जो बाइंडिंग डोमेन है फॉर दिस रिसेप्टर इज कोडेड बाय इज फॉर्म बाय S1, ठीक है. S2 का काम क्या है? S2 का काम कुछ नहीं, जैसे ही अटैचमेंट होता है तो वायरस रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा मेम्ब्रेन फ्यूजन में, ठीक है. अब अटैच हो गया तो ऑफ कोर्स अब इंटरनलाइज होने के लिए फ्यूजन भी जरूरी है, तो S2 का वहां काम आता है. इन दोनों प्रोटीन में कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ दिस वायरस. So this is all about the genes that code different protein that is important for the life cycle and the attachment of this virus, ठीक है. In the host cell आपके mainly आप lungs
एपिथेलियल सेल्स ही होती हैं, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल कह लीजिए, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है ना। ये तो हुआ एक कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में बात कि जितने भी कोरोना वायरस है उनका यही स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह का जीनोम होता है और यही पैटर्न में वो प्रोटीन कोड करता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड विद द ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो इतना वेरी कर गया है, नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको नाम दिया जा रहा है, उसमें हुआ क्या है, ठीक है। जैसे ही नवंबर में पता चला कि भैया अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मच रही है, एक लोग की ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है बुरी तरीके से, और इट्स मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ कोरोना, बट इट्स नॉट एक्चुअली जो कॉजिंग एजेंट है वो मेन कोरोना जैसा नहीं लग रहा। तो तुरंत ही 3 एजेंसीज हैं हमारी, GISAID, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस डेटा, नेक्स्ट स्ट्रेन पेंगो, ये 3 हैं जिनको कार्यभार दिया गया है कि भैया ये जितने भी वायरस है ना इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस, इनके आपको स्टडी करनी है। कहीं भी कुछ भी पंगा करें तो मतलब कहीं भी कुछ भी डिसीज स्प्रेड करे तो आपको इनकी जीनोम की स्टडी करनी है, और वो सारा जो भी आपको डाटा मिलता है एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, जो भी इनका डाटा मिलता है वो आप WHO को हैंड ओवर कर दीजिए। WHO ने इसी की वजह से एक एजेंसी बनाई, एक ग्रुप बनाया ऑफ साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन, ठीक है, TAGVE, जो कि ये डाटा आते ही क्या करता है, जितने भी कोरोना वायरस अब तक आए हैं, ठीक है, उनको कैटेगराइज कर देता है इन टू पार्ट्स, दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कल वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे ही इसकी हाव भाव देखे ओमिक्रॉन का, सब स्टडी किया, एसेस किया कि क्या चल रहा है भैया और क्या इसमें ये कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पैंडेमिक इसने भी कॉज कर दिया है, ठीक है ना। सिर्फ आपके अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं, USA, UK, इंडिया, हर जगह अब ये भी स्प्रेड अप हो रहा है बहुत फास्ट। तो WHO ने कहा कि भाई ये तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल देते हैं। लेकिन अब वेरिएंट तो है, डेल्टा से वेरिएंट तो है, क्या है, कैसे है, वो हम अब पढ़ते हैं। इन तीनों ने क्या किया, जब देखा, पूरा स्टडी किया, तो पाया कि तकरीबन इस जेनेटिक संरचना की वजह से 50 के करीब 50 अमाइनो एसिड में चेंजेस आए हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब वो 50 स्पाइक प्रोटीन के भी हो सकते हैं, एनवेलप के हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के हो सकते हैं, ORF के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, 50 है। लेकिन उस 50 में से खासियत क्या है कि तकरीबन 32 से 36 तक, मतलब 32 से लेकर 36 जो अमाइनो एसिड चेंजेस हैं वो किसमें, केवल और केवल इस प्यारी स्पाइक प्रोटीन में। और अभी मैंने क्या बताया था स्पाइक प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। स्पाइक प्रोटीन इज द मेजर साइट फॉर द बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर ऑफ द होस्ट सेल, बताया था ना। तो जब यही अटैचमेंट पे ही चेंजेस आ जाएंगे तो चीजें कुछ अलग दिशा में चली जाएंगी, गई भी कुछ इस तरह से। 36 स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस देखे गए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट D614G, is D614G is nothing, it's a kind of replacement of one amino acid at this position to with the another one, ठीक है, ये याद रखिएगा, नेट के एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है, और ये जो एजेंसीज के नाम दिए ना वो हो सकता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। बाकी ये सब तो आप मेनली बायोफील्ड वालों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। तो D614G स्पाइक वाले एस जोन में पाया गया कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक तो एफिशिएंसी ऑफ RBD बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी घट नहीं रहा है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की एफिशिएंसी टुवर्ड ACE2 ज्यादा हो गई। दूसरा क्या देखा गया, एफिनिटी बिटवीन S1 एंड S2, मैंने क्या कहा था, S1 और S2 में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपस में बहुत ही लाइक अगर इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं कह लीजिए या कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो आगे की साइकिल नहीं चल पाएगी। तो इसलिए एफिनिटी बिटवीन S1 एंड S2 भी इंक्रीज हुई। कम हुआ क्या, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी,
बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी इन द सेंस क्या, एंटीबॉडी कहाँ से आ गई? अब बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी, अब अगर किसी को ऑलरेडी पहले डेल्टा, जैसे मुझे कोरोना हो चुका है, डेल्टा वायरस था, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट था, और मैंने वैक्सीनेशन भी ले लिया, तो एंटीबॉडी एक तो मुझे नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से मेरे अंदर बनी, दूसरा बना किस वजह से, जब मैंने वैक्सीन लिया था तो एंटीबॉडी अच्छी खासी मेरे में है। डेल्टा वेरिएंट आएगा तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओमिक्रॉन आएगा ना तो मुझे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो चुका है, और जिसकी की वजह से बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी रिड्यूस हुई है। ये एक अच्छी बात है या बुरी भी बात कह लीजिए, अभी नहीं, हम एक्चुअली एक सॉलिड उस पर नहीं आ सकते हैं कि हाँ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज ही एनडीटीवी ने इंडिया में ओमिक्रॉन की वजह से राजस्थान में एक पेशेंट की डेथ रिपोर्ट की है। तो वी कांट से कि क्या इससे हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट हाँ अफेक्ट कर रहा है, बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। और ओमिक्रॉन को भी हम हल्के में नहीं ले सकते कि अरे सिम्टम्स ही तो हैं केवल इसके। अच्छा, सिम्टम्स में भी बता दूं क्या क्या होता है। सिम्टम्स में आपका कंजेशन लगता है, रनिंग नोज होती है, ठीक है और आपका फीवर वगैरह उतना नहीं आता, लेकिन मेनली जैसे फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं ना वही होता है, फीवर उतना नहीं चढ़ता। वैक्सीन जितनी भी एजेंसीज हैं, फाइजर, जॉनसन्स, मॉडर्ना, ये सब अभी बेचारे सब कोशिश में लगे हैं कि और ज़्यादा अपनी वैक्सीन को थोड़ा अल्टर कर दें, क्योंकि कोई वैक्सीन काम नहीं कर रही है। तो वो सब बेचारे लग पड़े हैं, कमिट कर रहे हैं कि हाँ हम जल्द ही इस पे काम कर रहे हैं, और इसके लिए भी हम वैक्सीन जो भी बूस्टर डोज आएगी वो हम इस तरह से ही हम बनाएंगे कि ओमिक्रॉन पे भी काम कर जाए, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट कोई वैक्सीन काम नहीं कर रही है। ड्रग की भी बात करें तो वो तो कोरोना के लिए भी उतनी नहीं थी, वो तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम ले रहे थे, तो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो एक चीज़ हमें बचा सकती है ओमिक्रॉन से वो यही है कि आप मास्क पहने, हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, अननेसेसरी यहाँ वहाँ ना घूमें। दीज थिंग कैन ओनली सेव अस, बाकी और कुछ नहीं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ओमिक्रॉन की अब तक की इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर कुछ और भी नया अपडेट इसमें मिलता है तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। बाकी मिलते हैं बाकी के लेक्चर्स के साथ में, एडिटोरियल्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।